मुद्दा इस इलेक्शन का चेंज है, बदलाव है। एक पुराना सिस्टम जो पंजाब को खोरा लगाता रहा, निजी स्वार्थों को पंजाब हित के ऊपर रखता रहा और पॉलिटिक्स को धंधा बनाता रहा। आज पॉलिटिक्स बदल रही है और उस बदलती पॉलिटिक्स की जो धुरी है वो माफिया राज का खात्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस माफिया राज को खत्म करना एक सिस्टम द्वारा ही संभव है। इसलिए राहुल जी, प्रियंका जी और हमारी हाईकमान की जो विजन है, मैं उनके साथ जो डिस्कशंस हुई हैं चीफ मिनिस्टर के साथ और सबके साथ, ये एक मत होके हम ये मानते हैं कि एंडिंग द माफिया राज बाय क्रिएटिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ लिकर, सैंड माइनिंग एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड केबल थ्रू रेगुलेटरी कमीशन। ये हमारा पहला मुद्दा है साहब। इनपुट फॉर ऑल यही नींव है, क्योंकि इसके बिना बाकी के 12 पूरे नहीं होते। और ये 13 पॉइंट एजेंडा है, बाबा नानक से इंस्पायर्ड है और 13-13 तोलता है। अकाली दल मेरा मेरा, मेरी यहाँ पसंद, मेरे ट्रक, मेरा ढाबा, मेरे होटल, लेकिन बाबा नानक की जो बेसिक फिलॉसफी है सरबत का भला, वो 13-13 तोलती है। इसलिए ये 13 पॉइंट इंस्पायर्ड बाय द गुरुद्वारा वेर उन्होंने ये सच्चा सौदा तोला था। तो ये इसमें नंबर 1 लिकर कॉर्पोरेशन, द स्टेट टेक्स कंट्रोल, वैट और दूसरी चीजें हर चीज स्टेट कंट्रोल में हो। सैंड और मोनोपोली तोड़नी है केबल की साहब। जो एक आदमी ने मोनोपोली बना रखी है उसको कंपटीशन क्रिएट करके हम लोग कंपटीशन के साथ केबल के रेट जो आज 400 रुपया है 200 तक लाएंगे। और ये कंसील करता है जो टेलीविजन सेट्स के 10 लाख हैं, करीब 2 करोड़, तो वो 1 करोड़ 50 लाख सेट्स जो हैं उनका भी 50-50 रुपया टैक्स सरकार के उसमें लाएंगे। 5000 करोड़ रुपया ये है। 3000 करोड़ रुपया सैंड है, करीब 25,000 करोड़, बढ़ा लो कम कर लो, ये लिकर है। अब मैं यहां केजरीवाल साहब को जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ये पोंटी चड्डा को दे दिए हैं सारे शराब के ठेके और गली गली बेचनी शुरू कर दी है। इसलिए वो कहते हैं कि सैंड से मैं 20,000 करोड़ निकालूंगा। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर पहले साल 2000 भी निकाल दें तो मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। आज तक किसी स्टेट ने 3000 करोड़ रुपया नहीं कमाया। देयरफॉर ये आदमी झूठ बेचता है, गलत बातें करता है। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत रिसर्च है। 17 साल की जर्नी है, इनकी 15 साल की है, मेरी 17 की है, हरीश जी का कितना एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है टू मेक विमेन folk एज पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे। हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और अब ये 1100 रुपए महीना, और उसके साथ साथ हम लोग 8 सिलेंडर 1 साल के फ्री देंगे साहब। सो दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। आज तक किसी गृहिणी को जो त्याग करती है, बच्चे पढ़ाती है, जो धुरी है, पिवट है, जिसके इर्द गिर्द एक परिवार घूमता है, उस धुरी को हम तगड़ा कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सोसाइटी बाय स्ट्रेंथनिंग दी होम मेकर, विच इज अ ग्रेट थिंग। गृहिणी को सम्मान। तो सर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब उसे कहते हैं 1 लाख जॉब्स। हम जिस दिन ही कम्स इनटू पावर, ऑफिस में बैठते ही 1 लाख जॉब्स पहला फाइल साइन होगी। यही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, 5 लाख जॉब्स इन 5 years। ये बहुत यूनिक है, क्योंकि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट गांव से
डबल है साहब, डबल। Therefore, this is a very unique initiative that we've taken to change people's lives, make them self-reliant. समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। उसके बाद है कि हर कच्चा मकान पक्का होगा साहब, और गरीब की, मैं जहां भी जाता हूं, जिन गलियों में भी घूमता हूं, डोर टू डोर करता हूं, तो मुझे 10 में से 2 लोग मिलते हैं कि मेरा मकान ढह गया भाई, मैनू 25,000 रुपया दो, छत पवानी है, बाले चाहिए। ओल्ड एज पेंशन विल बी इंक्रीज टू 3100, विच इज अमेजिंग। अब आती है किसानी। देखिए साहब, इतने साल बीत गए, किसानी के ऊपर आज तक किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया। सब लोग कोसते हैं, समस्याएं बताते हैं, घट रही आमदन है, बढ़ रही लागत है और घट रही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना क्या है। तो हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे साहब, ऑयल सीड्स, कॉर्न, मकई और दालों की, क्योंकि वो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कह देना कि हम ये करेंगे बड़ा आसान है, पनसब हो चाहे कोई और पनग्रेन हो जिससे हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। और जो चावल आज करीब करीब 8% हम खाते हैं और पीडीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, उसकी इनको जरूरत नहीं रही। और ये चावल इतना खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5000 लीटर पानी लगता है। डार्क जोन्स बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ very bad cycle and it is repeating itself. It's going from bad to worse. Therefore, उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही कहा था, वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एससी स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू, एक्सटेंडेड टू ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी ऑल्सो। We'll give it to you in detail, but आम आदमी को ये समझ आनी चाहिए कि हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटी एससी स्कूलों में, और हमारा प्रयास ये होगा कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। ये गोल चीफ मिनिस्टर का है कि हम सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दें। फ्री हेल्थ सर्विस, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री हेल्थ सर्विस टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करे ये नहीं हो सकता। देयर इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ के लिए आप जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करेंगे। फैसिलिटीज, ट्रॉमा सेंटर्स, मेडिसिन, ऑल दैट, एक्सरे मशीन्स, availability of all that will have to improve, and that takes time, but this is our top priority. Now, इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट की बात अगर करते हैं तो हम केजरीवाल साहब की तरह 18 साल के ऊपर वाली महिला को ही 1000 रुपया नहीं दे रहे। वी विल इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर जनरेशन। दिस इलेक्शन इज नॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, इट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और उस जनरेशन को जो ड्रॉप आउट्स करती हैं लड़कियां, जो स्टैंडर्ड 5th में पढ़ जाएगी 5000 रुपए, जो 10th में पढ़ जाएगी, 10th पास कर जाएगी 10,000 रुपए, और जो 12वीं पास करेगी 20,000 रुपए और कंप्यूटर। देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि यू एजुकेट वन गर्ल एंड यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली एंड जनरेशन। दैट इज द पॉलिसी दैट राहुल गांधी जी गिव्स टू अस, कि अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं तो भाई आप एक परिवार को और एक जनरेशन को आगे ले जाते हैं। तो दैट इज द मूट पॉइंट। मनरेगा की वेजेस जो भी हैं, हरियाणा में कुछ है, पंजाब में कुछ है, हमारे यहां 270 से बड़ी नहीं, हम 350 से कम नहीं होंगे। दैट इज अ प्लेज दैट द चीफ मिनिस्टर हैज टेकन। वी विल नॉट गिव वेजेस लेस देन 350 when it comes to मनरेगा। मैंडेट्स टू इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150, ये गारंटी थी 100 दिन की, हम 150 दिन की देंगे साहब। सो दैट इज
another plus for मनरेगा। अब आता है स्टार्टअप। ये जो सीड फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 1000 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था साहब आपके लिए। एक पूरा मैंने पौना घंटा लगाया था कि किस तरह हम क्लस्टर बेस्ड एजुकेशन, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, जो सरदार मनमोहन सिंह का सपना था कि जहां एक तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, एक तरह की क्रॉप उगती है, उस तरह से हम मोहाली को स्टार्टअप सेंटर बना रहे हैं, आईटी सेंटर बना रहे हैं, अमृतसर को हम टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं। ऐसे करीब करीब 13 क्लस्टर पंजाब में खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और 10 इसके साथ ही फूड पार्क्स। ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ राइस टू राइस ब्रांड टू राइस प्रोटीन टू राइस फैट, कुछ भी जो प्रोसेसिंग होगी वो किसान करेगा, कोई बिरला टाटा नहीं करेगा, और पंजाब का नौजवान करेगा। नाउ दिस इज द की ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन डिटेल मैंने अपने पिन अप कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर और भी कोई डिटेल चाहते हैं तो वो भी डिटेल हम आपको देने के लिए तैयार है। मूट पॉइंट इज कि नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, देने लायक हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टअप्स विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 2 लाख। जैसे होम इंडस्ट्री भी हम शुरू करने वाले हैं, किसी को किचन खोलनी है, किसी ने एम्ब्रॉयडरी करनी है, किसी ने कुछ भी करना है, सो 2 लाख से होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, होम बेस्ड इंडस्ट्री बहुत तरीके की है साहब, डाटा बेस्ड है, किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोलना है, कुछ भी आपने करना है तो 2 लाख से 12 लाख तक हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगे। एंडिंग ऑफ इंस्पेक्टर राज, और ये राहुल जी के साथ बैठ के मैंने बहुत डिस्कशन की है, और उनका ये मानना था कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर पंजाब। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी ये मानते हैं कि भाई कोई तहसील में जाता है, म्यूनसिपैलिटी में जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ही फेसेस हरासमेंट, ही फेसेस करप्शन, ही फेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, घर के नक्शे, घर में बैठे आपको डिजिटल पंजाब पे, घर में विदाउट एनी ऑफिसर, विदाउट एनी इंटरफेस, स्ट्रेट एट द पंच ऑफ अ बटन, विद इन 45 डेज आपके घर पे देंगे। 170 सर्विसेज, इसका नाम रखा है सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार, चनी सरकार आपके द्वार। तो तहसील हो, कुछ भी हो, दिस इज द इजीएस्ट वे टू एंड करप्शन। सो ये 13 पॉइंट है साहब, और ये बाबा नानक से इंस्पायर्ड है। ये हमारा मैनिफेस्टो है। काफी अरसे से कोई इसे पंजाब मॉडल, कोई उसे सरबत का भला, ये असल में राहुल गांधी जी की विजन है, और हमने उस पर काम किया है। 17 साल की मेरी जर्नी है, और बहुत से लोगों ने काम किया है, और आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा रास्ता है, एजेंडा है, जिससे हम पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। और जो आपातकालीन परिस्थिति, एनीबडी कैन बी पायलट व्हेन द सी इज काम, लेकिन जब तूफान होता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब वो उस चैलेंज को, उस कैलेमिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, और उस अपॉर्चुनिटी को पंजाब की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, तब्दील करने के लिए लोगों के सामने रखना, ये इस मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मकसद है साहब। तो मैं अब चरणजीत सिंह चन्नी जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने विचार रखें। ये 13-13-13 बाबा नानक के उस तकड़ी से, ये सुखबीर वाली नहीं है, ये बाबा नानक की जो तकड़ी सच का सौदा तोलती थी, ये सच और हक की लड़ाई के लिए, पंजाब के उत्थान के लिए, द रेजरेक्शन ऑफ पंजाब, दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट साहब। सारे जनरल सेक्रेटरी साहब, सारे पार्टी प्रधान जान निर्दोष सिद्धू जी, सारे पत्रकार साहबान, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम तो नहीं है, मेरा नाम होगा।
पंजाब के लोग मिशन बन के सानू आशीर्वाद देंगे कि मैं पंजाब के लोगों की ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਦਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ पंजाब की सेवा करना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को ईमानदारी के नाल नेक नीति के नाल हाथ जोड़ के ये मंगते हैं कि इस वचन देंगे कि पंजाब की नेक नीति ईमानदारी के नाल सेवा करांगे तो सारा मौका दो। और मैं बेनती करना चाहता कि बेशक मेरा नाम पार्टी ने मुख्यमंत्री के वास्ते रखे है, पर एक टीम वर्क होगा, पूरी टीम खेलेगी जिसे साढ़े प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का अहम रोल होगा। पार्टी के मुताबिक सरकार चलेगी तो सरकार का भला साड़ा मेन थीम होगा कि हर किसी के हर वर्ग के नाल खड़े होना कि सब के वास्ते सारे काम करेंगे। हुण भी 111 दिनों के असीं जिन्ने फैसले लए वो सारे वर्गों वास्ते, बिजली के बकाए माफ किए तो सारे वर्गों के होए, बिजली के रेट घट किए सब वर्गों के होए, पानी के बकाए माफ किए, पानी के रेट घट किए, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है, डीजल 5 रुपये सस्ता किया है, सारे वर्गों वास्ते सारे काम होए। तो इस तरह असीं अगे बढ़ना चाहते हैं। वो प्रधान जी ने थोड़ा मैनीफेस्टो दिया मतलब सारे दसिए, लेकिन उस वेले दिल के करीब या 2-3 गल्लां मैं कहना चाहता कि आटा दाल के नाल गरीबी नहीं खत्म हो सकती। आटा दाल का पेट भरया जा सकता है, लेकिन आटा दाल भी असीं दे रहे हैं क्योंकि पहला तो दिता जा रहा है, अगर भी देना जरूरत भी है, पर असली जरूरत मैं आप गरीब घर के पैदा होया, मैंने पता किस तरह गरीबी चो निकलिया जाता है, मैं निकल के देखिया है। वो वास्ते मेरे पिताजी की एक नीति सी कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ा के उन्होंने बनाओ, उन्होंने समाज के हानी बनाओ ताकि वो तरक्की कर सकन। सो साडा सब तो जरूरी काम पंजाब के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों, बच्चों, नौजवानों फ्री एजुकेशन देना साड़ी वेलफेयर स्टेट है। साडा फर्ज बनता है कि असी पढ़ाई फ्री लईए। तो ऐसी स्कॉलरशिप चल रहा है, इसको और स्ट्रेंथन करना है। बैकवर्ड क्लास वास्ते भी स्कॉलरशिप लेके आना है। तो जनरल कैटेगरी के जेडे गरीब परिवार है, मिडल क्लास फैमिली है, चाहे वो किसान का बच्चा है, उन्होंने भी जनरल कैटेगरी स्कॉलरशिप शुरू करना है, जिहदे नाल जब तक विद्या विचारी तब परोपकारी, जब तक पढ़ाई नहीं आती पंजाब दे विच, और पढ़ाई नहीं आती क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन जिहदे नाल हुनरमंदी भी होवे, नाल इंप्लायमेंट भी होवे, उदों तक असीं तरक्की पंजाब नहीं कर सकता। साडी सोच है कि असीं सब तो ज़्यादा जोर पढ़ाई दे रहे हैं, ते नाल बाकी दीयां गल्लां ते नाल सेहत जरूरी है। ऐसी सेहत वेलफेयर स्टेट होने के नाते, लोगों की सरकार होने के नाते, लोगों अज किन्ने बंदे है जिन्होंने गुर्दा बदलाना है, किन्ने बंदे पित्ता बदलाना चाहते, किन्ना गोडा बदलाना चाहते, पैसे करके नहीं हो सकते। अखां 'च मोतरिया उतरिया वै, पैसे नहीं है। ये गल खत्म करके सरकारी हस्पतालों के विच फ्री इलाज ऐसे शुरू करना है। बंदा आवे हस्पताल च पवे, 9 बर 9 होकर घर नूं जावे। मैं गरीब घर दे विच पैदा होया, जब मैं जम्मिया सी
ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟੋਭੇ 'ਚੋਂ ਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੜੀ ਮਿਲਾਣੀ, ਗੋਹਾ ਮਿਲਾਣਾ, ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਪਣਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ। ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ 36,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, 1.25 ਲੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪਲਾਈਡ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ, ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰੇ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਅਮੀਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, 2 ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈ। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास 2 घर है, बहुत थोड़ा जिहा होर कोई दुकान हैगी, लेकिन खेती दी जमीन मेरे पास 15 एकड़ हो गई, 12 एकड़ हो गई सी। एक बार 3 इलैक्शनां च सारी बेचती है, बारी बारी इलैक्शन लड़ने पे। ऐतकी भी इलैक्शन मुख्यमंत्री बाद च बनया, पहला मैं अपनी जमीन का सौदा कर लिया सी ते बेच दी है, ਉਹਦਾ पैसे आ रहे हैं। मेरे पास एक सियाड़ भी नहीं है देने नूं। ये तो कह रहे हैं ना कि देखो, पत्रकारों के सामने बोल रहे हैं, पूरे पंजाब के सामने बोल रहे हैं, जे मेरे पास जमीन है तो वो मैनू कागज़ लिया के दिखा दो, मैं वो नाम कर दाँगा जिहदे नाम है। जिहड़ी है सी थोड़ी बहुती वो बेची भी, वो बयाना आ गया तो रजिस्ट्री हो गई है या होने वाली है। इस करके गलत धारनावां ते लड़ाई रख के नहीं लड़ी जा सकती, जिस तरीके नाल अज आम आदमी पार्टी लड़ रही है। हर गल झूठ की बुनियाद पर रख रहे हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, बाद वोटां दे बाद माफ़ी मंग लेंदे, जिस तरह मजीठीए तो मंगी। कल एक मजीठीए के दफ्तर दे विच, मजीठीआ आम आदमी वालियां दे दफ्तर चले गया जफ्फियां पा के। अकाली दल वाले ना आम आदमी वाले मजीठीए नूं कह रहे हैं कि इहदा अकाली दल दा हीरा है, रल के लड़न लगे हुए है। केजरीवाल इस तरीके नाल बुखला गया है कि कदे खालिस्तान वाल नूं, खालिस्तानियां वाल नूं भजदा है। उन्हां दी चिट्ठी लिखी आउंदा पतवंत सिंह पन्नू दी कि जी आम आदमी पार्टी की मदद करो। कदे साडे विच फर्क पाउण वास्ते ये कह रहा पंजाब दे विच कि हिंदू पंजाब दे विच असुरक्षित है। पंजाबी असुरक्षित किवें हो सकता है?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਹੀਆਂ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇਗਾ? ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਖੋ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਬਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 5 ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆੜ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸਵਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਚਾਦਰ ਪੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ।
ਸਾਧ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗਾ। 3 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ, 111 ਦਿਨ। 111 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 111 ਦਿਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਮੈਂ MC ਵੀ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, MP ਵੀ 3 ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ, 1 ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਗ ਧੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਧੋ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਆਪ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਚਿਹਰੇ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2-2 ਵਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ, 12:30 ਵਜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗੂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਚੋ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ कि कहते सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। ये सारा कुछ पंजाब नूं डराउण दी कोशिश वास्ते होया सी। कैप्टन साहब उइयों राग लापी जांदे, टिफन बंब आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। आ केजरीवाल नूं बाहर ते खालिस्तान दी चिट्ठियां आउण लगियां भी सपोर्ट करो केजरीवाल दी। ये चुनाव है, लेकिन इखलाक तो नहीं गिरना चाहिए। चुनाव जितण वास्ते ऐसे समझौते नहीं करने चाहिए जिहड़े देश नूं बर्बाद कर देण, जिहड़े सूबे नूं बर्बाद कर देण। सानूं किसी सिद्धांतां ते हुंदी है राजनीति। साडी पार्टी और ऐसी सैकुलर पार्टी और सिद्धांतां ते लड़दे है। पार्टी ने बहुत कुछ सिहा है, बहुत कुछ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। देखो कुमार विश्वास ते केजरीवाल जी बहुत ही अच्छे गूढ़े दोस्त रहे हैं, जिन्हां ने पार्टी नूं बिल्ड किया आम आदमी पार्टी नूं, उन्हां च मेन नाम कुमार विश्वास का है। अज जे कुमार विश्वास कह रहा है कि केजरीवाल सत्ता का लोभी है तो सत्ता नूं काबज होने वास्ते खालिस्तान भी मंजूर कर लेगा, खालिस्तानियां नूं भी मंजूर कर लेगा ਤੇ हर तरह का छड़यंत्र रच सकता है। वो छड़यंत्र असी ये देखिए अंदरों कि ये पंजाब दे विच सत्ता ते काबज होने लई किसी हद तक भी गिर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। असल दे विच वो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये भगवंत मान तो बेचारा वैसे ही रखा होया मूहरे। आम आदमी पार्टी दे क्रिमिनल रिकॉर्ड कड्डो जिहड़े उन्हां दे कैंडीडेट है, 35 बंदियां पर क्रिमिनल केस है 117 चों। आम आदमी पार्टी दे विच 50 तो वध बंदे दूसरियां पार्टियां चों आके इलैक्शन लड़ रहे, इन्हां पास अपने कैंडीडेट नहीं है। आम आदमी पार्टी पास कोई भी अच्छा कैंडीडेट नहीं है जिहड़े नूं ओह एक चेहरा दस सके, जिहड़ा पढ़िया लिखिया होवे, जिहदे पास अच्छियां डिग्रियां होण, जिहड़ा शराब ना पींदा होवे, जिहड़े ने अपनी घरवाली ना छड्डी होवे, जिहड़ा बंदा समाज दे विच खड़न जोगा होवे। कोई चेहरा मैनूं दसो। भाई साहब जी, ये स्टेज नहीं चलानी, स्टेट चलानी है, इहदे विच फर्क है। देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, ये उनके नजदीकी का कहना है और ये दीज आर वेरी सीरियस सस्पेंशंस दैट हैव बीन कास्ट ऑन हिम। मुझे आज उनका बयान जो था वो बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि ये भगत सिंह के चेले को ये सब लोग घेर रहे हैं। आप कहां से चेले हो गए भाई भगत सिंह के? भगत सिंह ने तो आज तक कोई समझौता नहीं किया था। आपने तलवे चाट के माफी मांगी विक्रम सिंह मजीठिया के, इसलिए माफी मांगी। भगत सिंह ने तो जान दी। हाँ, भगत सिंह ने तो किसी से कुछ मांगा ही नहीं। भगत सिंह तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा, जान मार के चला गया। जहां बम धमाका भी किया तो उसने कहा गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है, सिंबॉलिक था, मार भी सकता था, लेकिन उसने कोई समझौता नहीं किया। यहां एक आदमी ऐसा है जो कोर्ट केस से बचने के लिए लूर लूर करता हुआ हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा है। भाई मुझे समझाओ तो सही कि इस आदमी को भगत सिंह का चेला कैसे कह सकता है कोई? ये अपने मुंह शादी मुबारक करते हुए आदमी, ये मुखौटेबाज आदमी है, ढोंगी, बगला भगत होते ना, बगला भगत आदमी है। आप देखिए इसके फरेब को देखिए। 8 लाख नौकरी कही, 440 दी, अगले मैनिफेस्टो में नौकरियां गायब होगी। राइट, 18 साल के ऊपर के देंगे कन्या को, और लड़कियों को शिक्षा विक्षा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। 25,000 टीचर है, बंधुआ मजदूर बना के काम करवा रहे हैं। बंधुआ मजदूर 15 डे कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी डेली वेजेस के ऊपर। आप 25,000 टीचर से बात कीजिए साहब, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इस बंदे ने कर दी? बिजली कहता है फ्री, वो मुद्दा छिन गया। 1400 करोड़ रुपए की तुम सब्सिडी देते हो, हम 14,000 करोड़ रुपए किसी किसान को सब्सिडी देते हो? ना तुम बिजली बनाते हो ना भेजते हो। आज चरणजीत सिंह चन्नी ने वो मुद्दा छीन लिया, नया लेके आए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस आदमी का कोई दीन ईमान ही नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और गिरगिट ही इनका आराध्य देव होना चाहिए। ऐदा है कि आम आदमी पार्टी दे कोल कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है, सिर्फ खलड़ पा के इलेक्शन जितना चाहते, जिहड़ा कि पंजाब के लोग किसी तरह बर्दाश्त नहीं करते। यार मेरी फ्लाइट है। देखिए, मैं पहले भी मुद्दों पे पहरेदारी देता था, आज भी मैं मुद्दों के पहरेदारी कर रहा हूं। आज भी राजीव
गांधी जी की विजन है, राहुल गांधी जी की विजन है, और आज भी चरणजीत सिंह चन्नी जी, मैं इकट्ठे होके कांग्रेस की एक विजन जो पंजाब के लोगों की जिंदगी को बदल सके। सी वी आर नॉट सेइंग कि खजाना खाली है, खजाना भरना कैसे वो बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पंजाब मॉडल सबका है, सरबत का भला चाहता है। दो जी फोटो और कोई कसर नहीं रहेगी। ये पूरा पंजाब है। ना कुछ कहना चाहता सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਇਕੱਠੇ ਆ, मतलब गल खत्म होगी ना, दिखाता और उनकी बांस ते चढ़ जी है, खत्म होगी गल। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਲੈ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣ ਦਿਓ। बोलो। नहीं, अक्रॉस बोर्ड, क्लियर करा लो मेरे अक्रॉस बोर्ड 1100 रुपया सब औरतां नूं और नाल 8 सिलेंडर फ्री हर घर दे विच। ओदे नाल बच्चियां नूं 5वीं पढ़ेगी 5000, 10वीं पढ़ेगी 10000, 20000 नाल कंप्यूटर फ्री, एब्सोल्युटली सब नूं, अजय भाई, अजय सब नूं। अजय भाई हैंडी करी। अजय भाई आपको एक माइक दे देते हैं, एक एक करके पूछिए। हैंडी कर लो। माइक दे दो सर। ये माइक ले लो। जी पता ही लगता। जल्दी आ जाओ। ਹੈਲੋ जी ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਕੱਲ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜੋ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਟੁਕੜੇ 'ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਜੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ IAS ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 17-18 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦਾ ਦੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ AK-47 ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਭੱਜਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਨਾ ISI ਤੋਂ ਡਰੇ, ਨਾ AK-47 ਤੋਂ ਡਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੈ, अपना भी लड़ रहे अपने मुंडे ने, उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पिक एंड चूज क्यों? महारानी परनीत कौर बीजेपी का प्रचार कर रही है, ये की चक्कर है? क्यों नहीं सारे दे खिलाफ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ। ये तमाम लोग जो अधिकृत उम्मीदवार के सामने खड़े हुए हैं, उनके तमाम लोगों के खिलाफ उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, और जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उन तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी जो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, किसी भी पृष्ठभूमि का वो है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ये पहले भी मैं कह चुका हूं, आज मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। सर ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਬੜਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 96 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ 96 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਤਾਰਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਨੀ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਫਾਇਰ ਟੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਨਾ 3 ਚ ਨੇ, ਨਾ 13 ਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਟੋਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬੇਰਾਂ ਚ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰੋ यार। कर ले बोलिए, पूछिए साहब, यहाँ ठीक आए हो आप, टिकाने आए हो? हाँ। हाँ। मुझे ये बताइए आप कि वो 1000 पेज की बुकलेट कौन पढ़ता है? ठहर ना यार, रुक जा। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वो 1000 पेज की बुकलेट से 13 ऐसे पॉइंट जो जवाबदेही बनके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी से लोगों की जिंदगी बदल दें, वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं।
चंदन का एक टुकड़ा गुरु बबूल के जंगल से कहीं बेहतर होता है, और शहद की बूंद सिरके के डोल से बेहतर होती है। अगला सवाल। हाँ जी, सिद्धू साहब सामने सामने सिद्धू साहब सामने सामने मैं सर सर सवाल, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, मैं सामने हूं सर बिल्कुल आपके। हजूरे वाला। हाँ जी, सवाल सर मेरा है, आपसे जुड़ा सवाल है। आप अगर देखा जाए एक चेहरा है पंजाब में, और आप अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़े, तरह तरह की बातें चाहे मीडिया में या ये कही जा रही। सवाल सर ये है कि जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं, मजीठिया तो है ही, उन्होंने कहा है कि वो आपको विधायक नहीं बनने देंगे अमृतसर ईस्ट से, क्या कहना है सर? अरे यार, मुझे तो सारे ही कहते नहीं बनने देंगे। इसका मतलब सबकी टाएं टाएं फिर सिद्धू से होती है। इसका मतलब सिद्धू अगर आ गया तो बदलाव होगा। और ये जितने भी हैं चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब इकट्ठे होकर उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिसे सिद्धू बदलना चाहता है। और ये बात पक्की है और ये तय हो गई, ये राहुल गांधी जी ने तय कर दी कि इस 13 पॉइंट एजेंडे में सबसे पहला माफिया को पॉलिटिकली मारना है, और उसे मारे बिना ये 12 पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सरकार चलने वाली नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि वी आर ऑन दी ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। सरकार में पैसे लाने हैं। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता खजाना खाली है, वो कहता है खजाना ऐसे भरना है, सेंटर की स्कीम्स में ऐसे लेके जाना है और डबल करना है। 70-80 हजार करोड़ से पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है। सिद्धू साहब, सर सिद्धू जी एक मिनट यार, बोलो जी। 2 सवाल है सिद्धू जी, और घोषणा पत्र से ही जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यह है सर कि पिछले चुनाव में आप कांग्रेस में नए आए थे, लेकिन पूरे माझा इलाके में और बल्कि पूरे पंजाब में आपने धुआंधार प्रचार किया था। इस बार आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा जब ऐलान कर दिया गया, इसके बाद आप अमृतसर ईस्ट से बाहर नहीं निकले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में जरूर नजर आए, लेकिन वैसे आपने पूरे पंजाब में प्रचार नहीं किया। सवाल है क्यों? दूसरा, घोषणा पत्र पे सवाल है कि जब सिद्धू का ही पंजाब मॉडल को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के तौर पे पेश कर रही है, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू में ही क्या कमी है? उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया गया? एक मिनट। सिद्धू ने हमेशा यही कहा है कि भाई अगर लोगों का भला होता है, पंजाब कल्याणकारी स्टेट में तब्दील होता है, और सिद्धू जो एजेंडा देता है वो राहुल गांधी की विजन है, उनसे ही डिस्कस करके बना है। अगर ये एजेंडा लागू होता है तो सिद्धू को नींव में चिण दो साहब। सिद्धू को कोई फर्क नहीं है, कोई ओहदे के लिए सिद्धू नहीं जीता, लेकिन अगर ये लागू नहीं होगा तो ठोकूंगा साहब, याद रखना, ठोकूंगा मैं, ये बात नहीं छोड़ूंगा मैं। सिद्धू साहब लास्ट सवाल आप सिद्धू साहब, अंतिम सवाल सिद्धू साहब, अंतिम सवाल है, बिना सवाल का जवाब दिए मत जाइए सर। सिद्धू साहब फिर कहोगे चले गए मैदान छोड़ के। बिल्कुल सिद्धू साहब, पूछो गुरु। सिद्धू साहब, मेरा सवाल है, आपने अमृतसर में कहा था कि आप 40 से 45 सीटों पे पहले ही चुनाव प्रचार कर चुके हैं, पार्टी कहेगी तो 5-6 सीटों पे जाएंगे, हालांकि नहीं गए। आपने आकलन किया होगा, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज की तारीख में अगर आकलन करें तो कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? क्या हंग असेंबली आएगी? और अगर हंग असेंबली आती है तो कांग्रेस का रुख क्या होगा? किसी के साथ सरकार बनाएंगे? देखिए, अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। अगर मगर नहीं है पॉलिटिक्स में। आप देखिए 72 साल में जो नहीं हुआ वो आज कैसे होगा भाई? बताओ, 72 साल में पंजाब ने कब हंग असेंबली लाई? पंजाब एक तरफा चलता है साहब। मैं कहता हूं ये अहंकार है, टू बी जजमेंटल एंड से इतनी सीटें आएंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये अहंकार है। लोकतंत्र में तय लोग करते हैं, मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। इसलिए आप थोड़ा सब्र करिए, सब्र हर मकसद के, जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोल देता। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट बैठो पाजी, बैठो। सरकार तो बाद भी सानू वही 4.5 साल कुछ नहीं मिलूगा, अखीरी 6 महीने काम होगा कि ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
मैडम ये ब्लूप्रिंट ही तो दिता है सारी रात। एक मिनट सुनोगे, हजे ट्रेलर चले है, फिल्म देखो, मजा लो। मैं कहना ठोक के पूरा करांगे, टाइम बाउंड तरीके ना पूरा करांगे, लेकिन 25 साल की पुठी राह है, सीधी राह के उत्ते आण नूं घट तो घट नहीं साल तो चाहिए ही है ना मैडम। कोई ये तो है नहीं भी एक दिन छड़ी घुमाई तो घूम जाना। बिल्कुल होएगा, बिल्कुल घूमेगा।